गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था एटॉमिक थ्योरीज, और एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और हमने इसके साथ ही एक और चीज पढ़ी थी, मास नंबर, और इसके कुछ एग्जांपल्स थे वो आपने सॉल्व किए होंगे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स, इसके अलावा हम पढ़ेंगे आइसोबार, ठीक है, आइसोटॉप, आइसोबार, और इसके अलावा एक और टर्म आती है आइसोटोन्स। ये इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटॉप की, कि आइसोटॉप क्या चीज होते हैं। देखिए, आइसोटॉप में आपको इसकी फिर डेफिनेशन याद रखनी है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक या मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम, और मास नंबर जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट। तो यहां मैं लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन को आप ऐसे बोल सकते हो, द एलिमेंट ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो हम हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है, आपने अगर इसको पहले पढ़ा हो तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं, 1 1 1, यानी कि एटॉमिक नंबर तीनों का क्या होगा, सेम होगा। बट ये जो मास नंबर है ये क्या होगा, अलग अलग है तीनों का। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। अपन ये भी जानते हैं कि इनके नाम भी अलग अलग हैं सबके, ठीक है। तो नाम देखिए क्या क्या है। जो फर्स्ट वाला है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम, इसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा है उसको क्या नाम दिया जाता है, ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये तो इनके हमने सिंबल लिखे हैं। अब देखो कि इनके अंदर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, इन तीनों में, तो अपन चेक कर लेते हैं कि किसमें कितने प्रोटॉन है, कितने। वैसे तो यहां से सीधा ही दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, लेकिन मास नंबर जो है तीनों का वो डिफरेंट है। तो ये तीनों ही आपस में क्या हुए, आइसोटॉप हुए। अब अपने इनको अलग अलग देख लेते हैं कि किसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब ही एटॉमिक नंबर होता है। तो फिर एटॉमिक प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे तीनों के अंदर। क्योंकि तीनों के तीनों ही न्यूट्रल हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन भी 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, p + n = मास नंबर होता है। तो यहां पर जो डिजिट लिखी हुई है ये वाली, ये कौन सी डिजिट है, ये प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो अगर 1 प्रोटॉन हुआ, मतलब ये मास नंबर लिखा हुआ है, इसमें 1 प्रोटॉन हुआ तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, तो इसके अंदर तो क्योंकि ये 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 0, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। भाई एक तो इसके अंदर प्रोटॉन ही हो गया, बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो इसलिए 1 0। अब देखो न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 2 है ना, तो 1 + 1 तो 1 हो जाएगा। इधर 3 है तो इधर 2 हो जाएगा। इस
प्रकार से ये हमारा एग्जांपल है आइसोटॉप। समझ गए सारे? ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं अपने। देखो इसी का ही और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आइसोटॉप का दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्लोरीन 35 37। देखो एग्जांपल Cl 35 37 70 ऐसे होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? सेम है, बट देखो एटॉमिक जो मास नंबर है वो क्या है? वो डिफरेंट है। ठीक है, चलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं? क्लोरीन में 17 है, इसमें कितने हैं? 17 है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन जितने हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? 35 में से 17 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 35 में से 17 माइनस किया 8 से 15 18 आ जाएगा। और इसमें कितने हैं? 37 में से इसको माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आइसोटॉप जो है इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, एक एग्जांपल मैं और सॉल्व करवा देता हूं आपको। इसको अपन ज्यादा यूज करते हैं। कार्बन 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 के 3 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, तीन आइसोटॉप। ठीक, तो अगर हम बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 6 हैं। इसके अंदर कितने हैं? 7 हैं। और लास्ट वाले में कितने हैं? 8 हैं। क्लियर है? इस प्रकार से ये जो है वो एग्जांपल इसके आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हुआ आइसोटॉप के बारे में। आइसोटॉप में हमने क्या सीखा कि एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोटॉप कहेंगे। क्लियर? आइसोटॉप के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। आइसोबार क्या चीज है? तो देखो ये आइसोबार जो है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर जो है वो तो डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो तो फिर हम उसको आइसोबार कहते हैं। क्लियर? क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा और मास नंबर जो है वो क्या होगा? सेम। क्लियर? मास नंबर सेम। अब इसके एग्जांपल से अपन समझते हैं कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। तो एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है कैल्शियम। ठीक है, तो इसका जो मास नंबर है वो सबका आप देख रहे हैं कि 40 है, सेम है। और अगर एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो 18, 19 और 20 हो जाएगा। ठीक, तीनों के तीनों ही क्या है? आइसोबार है। आइसोबार क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों का डिफरेंट है। 18, 19, 20 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर जो है वो सेम है, 40, 40 और 40। ठीक, इनमें अगर आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम पैटर्न रहेगा। प्रोटॉन कितने? इसमें 18 है, इसमें कितने हैं? 19 है, इसमें कितने हैं? 20 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन है, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन निकालो, कैसे निकालोगे? 40 में से 18 को माइनस कर दो तो यहाँ इसमें से देखोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है,
इसमें देखो कितना आ रहा है, इस वाले में 21 आ जाना चाहिए, ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोबार, आइसोबार का मतलब मास नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा, मास नंबर सेम हो जाएगा। क्लियर है? चलो और भी इसके एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, मैं और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और सिंपल सा एग्जाम्पल है कार्बन और नाइट्रोजन का, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बन जो है, इन दोनों को देखिए, अब कार्बन और नाइट्रोजन तो दोनों डिफरेंट है ना, एटॉमिक नंबर देखो दोनों का डिफरेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 है। लेकिन अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर देखो 14 होगा और इसका भी 14 है, दैट मींस मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। क्लियर हुई बात? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक आइसोटोन। आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट होता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। क्लियर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होगा, तो न्यूट्रॉन की वजह से भी इसको आइसोटोन कहा जाता है। क्लियर है? चलो एग्जांपल देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। 614, इसके अलावा 715 और 860। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसमें प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। इस एग्जांपल में तो प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। अब क्योंकि हमने जो न्यूट्रॉन को देखना था, तो 14 में से 6 आउट माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन इसके अंदर कार्बन में कितने हैं, 8 हैं। नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन में भी 8 ही आएगा, और अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसमें भी 8 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, मास नंबर भी डिफरेंट हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो तीनों के अंदर सेम है। क्लियर हुई ये वाली बात? तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। ठीक है भाई? इस तरीके से आपको एग्जांपल्स जो है वो याद रखने हैं। अब इसके अंदर जो मेन वर्क है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोबार, आइसोटोन डेफिनेशन जो है इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मुश्किल है वो ये है कि जब आप x और a और z, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। z क्या है ये पता होना चाहिए, a क्या है ये पता होना चाहिए। इन दोनों में से हम न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं कि कितने न्यूट्रॉन होंगे, और इन दोनों में से हम लोग इलेक्ट्रॉन का पता कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने हैं। फिर हमें ये बात कंफर्म हो जाएगी कि भाई आइसोटोन कौन से हैं और आइसोटोप कौन से हैं और आइसोबार कौन से।
क्लियर पूरी बात? ये आप इसको याद रखोगे। ये अपना मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटॉन, आइसोबार और आइसोटॉप का जो टॉपिक था वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, तो एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं अभी इनके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में क्या था कि एटम जो है उनको जब डिस्कवर किया डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी उसके बाद में क्या हुआ कि वो थ्योरी तो गलत हो गई थी, क्योंकि उसमें डाल्टन ने कहा था कि जो एटम है वो डिवाइडेबल नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वो तो डिवाइडेबल हो गया। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, कुछ थ्योरीज दी गई ये समझाने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ है और न्यूट्रॉन कहाँ पर है। तो जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल क्या था, ठीक है। अब थॉमसन मॉडल जो है उसको एक और भी नाम दिया जाता है, मेरे ख्याल आपने इसमें 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन मॉडल है, बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है। थॉमसन ने ये कहा था, कहते हैं कि एटम जो है ना वो एक स्फेरिकल चीज होती है, स्फेरिकल होता है एटम, एक स्फीयर होता है जिसके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं जैसे कि एक ये प्लम पुडिंग का मतलब प्लम एक फ्रूट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे वो जो है लगा दिए जाते हैं, तो इसको प्लम पुडिंग बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको तरबूज मॉडल कहते हैं। जैसे आपने तरबूज देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि वो स्फीयर होता है और उसके अंदर बीज जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बीज जो है उनको हम क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, और वो पूरा का पूरा जो तरबूज है उसको हम एटम मान सकते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे कहेंगे, इस प्रकार से इसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और जो ये ब्लैंक स्पेस है, ये वाला जो खाली जगह बच रही है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट। न्यूट्रॉन की अभी इसमें बात नहीं, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हुई है। तरबूज की तरह इसको माना गया था, और जो बीज होते हैं तरबूज के उनको मान लिया गया कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस को अगर आप देखोगे तो ये जो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो था, ये जस्ट हिस्टोरिकल जो है इंपॉर्टेंस का मॉडल है। बेसिकली ये मॉडल जो था वो बिल्कुल ही गलत था। इसके अंदर ना तो ये एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या है बिल्कुल ही जो है वो गलत तरीके से कही गई है। तो ये मॉडल जो था वो बिल्कुल ही गलत था। अब इसके बाद में नेक्स्ट मॉडल आता है रदरफोर्ड का। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रदरफोर्ड का